राजनीति में जाने के लिए मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहीं न कहीं एक पपेट की तरह सिर्फ़ यूज़ किया गया है। एक ऑब्जेक्ट की तरह। अमित शाह जी ने क्लियरली जवाब दे दिया कि 27 तक कुछ नहीं होगा। 27 के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। जेल ज़रूर जाएगा वो व्यक्ति और जेल जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने समाज के कई लोगों को धोखा दिया, जिसने समाज की कई बेटियों का इस्तेमाल किया, उनको धोखा दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चंद्रशेखर आजाद नाम तो आपने कई बार सुना होगा। पहली बार नगीना से सांसद बने हैं और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाले युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप भी हैं। रोहिणी घावरी, जो अपने आप को उनकी कथित गर्लफ्रेंड बताती हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों के मद्देनजर अभी तक कोई एक्शन होता हुआ कानूनी तौर पर नजर नहीं आया है। आखिरकार क्यों ऐसा है कि कोई उनकी बात सुन नहीं रहा है? भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है और क्या उन्हें न्याय मिल भी पाएगा? इसको लेकर बातचीत करेंगे रोहिणी घावरी से ही। रोहिणी घावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर आपका। जी, शुक्रिया। रोहिणी घावरी जी, दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली वो बेटी क्या आज सिस्टम की वजह से परेशान है? उसको लग रहा है कि सिस्टम उसे न्याय नहीं दे पाएगा? भरोसा उठ गया है क्या आपका? देखिए, देश की कानून व्यवस्था से भरोसा नहीं उठा है, लेकिन देश की कानून व्यवस्था नेताओं के लिए कुछ और है और आम जनता के लिए कुछ और है। इस पर से मेरा मेरा विश्वास उठ चुका है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार 6 महीने हो गए। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हम लोग नए साल में जनवरी में हम लोग एंटर हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक एफआईआर के लिए, एक केस रजिस्टर करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है आज की तारीख में। तो विश्वास तो नहीं उठा है, लेकिन हाँ, लड़ाई है क्योंकि लड़ाइयाँ बेटियों के लिए आसान नहीं होती है, बस ये समझ आ चुका है। तो आगे का क्या प्लान है? एफआईआर आपकी दर्ज नहीं हो रही है, तमाम सबूत आपने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिए। अब जी। आगे क्या? आगे देखिए ये लड़ाई चलती रहेगी। अभी फिर क्योंकि 2 बार हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया है, दूसरी बार फिर किया है। अब देखना चाहती हूँ कि और कितने लंबे प्रयास के बाद ये मौका मुझे मिलेगा कि मैं अपनी बात को कोर्ट में रख पाऊँगी। क्योंकि अब तक तो ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दबाव, क्योंकि जब दिल्ली के कमिश्नर तक मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसके पास जाऊँगी अपनी बात रखने के लिए। हम्म। रोहिणी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति में जाना चाहती हैं, इसीलिए ये नाटक कर रही हैं। राजनीति में जाने के लिए मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि मेरी प्रोफ़ाइल ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ईज़िली एंटर हो सकती हूँ और ईज़िली अपनी पॉलिटिक्स कर सकती हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए अपने चरित्र पे दाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ न्याय की है, एक बेटी की है और जो सच्चाई मैं समाज के सामने लेकर आना चाहती हूँ, जो हुआ है वही तो बोल रही हूँ। कोई भी कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो आदमी खुद आकर बोल दे कि ये सब झूठ है। क्या उसने आज तक बोला 6 महीने में कि ये सब झूठ है? हम्म। कोई भी किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा सकता। हम्म। आप कह रही हैं आपके आरोप सच्चे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था उन आरोपों के मद्देनजर आपको न्याय नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में जी। आपको लग रहा है, आप क्योंकि इस वक्त विदेश में मौजूद हैं, भारत आकर आपको ये लड़ाई लड़नी चाहिए और यहाँ रहकर आपको वो संघर्ष करना चाहिए। आप क्योंकि विदेश में हैं, तो फिर आपकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जा रही ऐसा नहीं है कि ठंडे बस्ते में, क्योंकि मैंने जिस मुकाम को हासिल करने के लिए, जिस है। करियर के लिए 5 साल तक अपने देश को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, उसे मैं सिर्फ़ एक लड़ाई के लिए छोड़ के नहीं आ सकती। वो व्यक्ति तो यही चाहता है कि मैं इस लड़ाई के लिए सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊँ और वहाँ से मैं लड़ूँ, जिससे मेरे संघर्ष की लड़ाई और, क्योंकि फाइनेंशियली मैं वीक हो जाऊँगी, वहाँ आकर कहीं न कहीं मुझे जॉब, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, तो मेरी लड़ाई कहीं न कहीं और कमज़ोर होगी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगले 3-4 महीने में मैं वापस अपनी कंट्री आऊँ और लड़ूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई लोगों के सामने लानी है, मुझे ये लड़ाई लड़नी है। हम्म। अभी आप हाल ही में भारत आई भी थी, तब कितनी लड़ाई आपको लगा कि उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी हुई है? कुछ कुछ तो एक कदम आधा कदम आगे बढ़ी होंगी आप। देखिए, पहले सबने कहा था मुझे और मुझे भी कहीं न कहीं लगा था, पुलिस ने भी विश्वास दिलाया था
कि रोहिणी अगर इंडिया वापस आती है और यहाँ आकर खुद फेस टू फेस एफआईआर कंप्लेन के लिए कंप्लेन लेकर आती है तो 100% एफआईआर रजिस्टर होगी। ये विश्वास मुझे वहां पर सब इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी से लेकर सबने दिलवाया। लेकिन हुआ क्या, मैं आई वहां पर 6 अगस्त को और मैंने वहां पर आकर देखा, मिली पुलिस से, पुलिस ऑफिसर्स के पास में बैठी, 10-10 घंटे तक उन्होंने पूछताछ करी। लेकिन पुलिस को मैंने कंप्लीटली हेल्पलेस देखा, मतलब वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, वो मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बाउंडेशन, पॉलिटिकल दबाव इतना है। ऐसा नहीं है कि मैंने नेताओं के पास प्रयास नहीं किया, अमित शाह जी के पास मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा, अमित शाह जी ने क्लियरली जवाब दे दिया कि 27 तक कुछ नहीं होगा। योगी जी के पास अभी 1 महीने पहले मैंने अपनी जन पावर फाउंडेशन की टीम के कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने भी ये कहा कि 2027 तक तो वो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, तो इस केस में अभी कुछ नहीं होगा। तो इस केस में तो जब मैं नेताओं से भी इस तरीके से सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लड़ रही हूँ। नहीं, तो नेता ये कह रहे हैं कि 27 से पहले कुछ नहीं होगा, 27 के बाद हो सकता है। 27 के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी, उन्होंने साफ कह दिया कि उसके पहले चाहे ये लड़की जितनी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होगा। और हकीकत भी ये है, पुलिस केस ही रजिस्टर नहीं कर रही है। और जहां पर देख रही हूँ, क्योंकि जब जो व्यक्ति 100% बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, इंटरनली बीजेपी के लिए वोट बैंक क्रिएट कर रहा है, उसको वो जेल में क्यों डालेगी? तो आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी संलिप्तता है इसमें, मतलब बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। 100%, 100% क्यों नहीं होगी? जिस व्यक्ति को, एक नए नवेले सांसद को पहली बार सांसद बनने पर टाइपेड बंगला दे दिया जाता है, एक नए नवेले सांसद को वाई प्लस सुरक्षा मिल जाती है, उसको फुल्ली प्रोटेक्शन मिलता है, उसको उसके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हुई। ये बीजेपी जिसने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था, जो बीजेपी जो कानून व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है, वही व्यवस्था एक निर्दलीय सांसद को के खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर पा रही है। क्यों? कहीं तो लेकिन प्रोटेक्शन बीजेपी है। वाले तो महिला सम्मान का और महिलाओं के साथ खड़े होने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, फिर आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये दावा कितना खोखला है, ये मेरे मामले में सबने देख लिया। दलित समाज भी देख रही है, स्वर्ण समाज भी देख रही है, देश की जनता देख रही है कि एक लड़की जो लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पीड़िता विदेश में बैठकर अपनी आवाज रख रही है। ऐसे मामले हमारे देश में बहुत पॉपुलर नहीं है, जिसमें नेताओं के खिलाफ कोई विदेश में बैठा व्यक्ति कोई एलिगेशन लगाता है या लड़ता है। मैं तो इस समाज की बेटी हूँ, इस देश की बेटी हूँ। जब मैं कोई बात रख रही हूँ तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए। देश की आधी आबादी, जिस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, जिस देश में महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ ये सब क्या हो रहा है, जिसमें महिलाओं की सुनी तक नहीं जा रही है? क्यों? हम्म। अच्छा, आप चंद्रशेखर पर ये भी आरोप लगा रही हैं कि ये दिखावे के लिए, रील्स बनवाने के लिए कहीं ना कहीं पीड़ितों के साथ मिलने जाना या फिर ये सब करना करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, मतलब आपको क्या क्यों लगता है ये? 4 दिन पहले मेरठ में एक जाटव समाज की महिला की हत्या हो जाती है, ठीक है, हम्म। उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। 4 दिन तक सभी नेताओं ने प्रयास किया, समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं, उस परिवार से उन्हें मिलने दिया जाता है, आर्थिक मदद करते हैं। बीजेपी के नेता, राजपूत समाज के नेता संगीत सोमजी जाकर उस महिला का, जिस महिला की हत्या हुई, उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। बसपा के नेता लगातार 4 दिन तक वहां पर डटे रहते हैं। लेकिन एक नेता जो 4 दिन से कश्मीर में पड़ा हुआ था, अचानक उसको दिखता है कि ये मुद्दा तो समाजवादी ना ले ले इसका क्रेडिट, या बसपा ना ले ले, तो वो दौड़ता हुआ आता है और दिखाता है, नौटंकी करके दिखाता है कि देखो पुलिस मुझे रोक रही है। किसी को भी, समाजवादी के नेताओं को पुलिस ने नहीं रोका, कांग्रेस के नेताओं को नहीं रोका, बीजेपी के नेताओं को, इसी एक व्यक्ति को पुलिस क्यों रोकती है? क्योंकि आसानी से जाकर अगर उस परिवार की मदद करेगा तो न्यूज हेडलाइंस नहीं बनेगी। ये अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रेडी करता है 1 दिन पहले। ये चीज तो मैं 4 साल से अपनी आंखों से देखते आई हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा कि कैसे 1 दिन पहले पुलिस को फोन करके बता दिया जाता है कि यहाँ पर आ रहा हूँ, पोस्ट वायरल होने लग जाते हैं कि हाँ कल एक ये व्यक्ति फलाना यहाँ पर आ रहा है सांसद बन के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जो वहां पर उस तरह की एक हेडलाइंस बने, न्यूज क्रिएट हो, ये कहीं से भी अगर किसी व्यक्ति को सच में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना होता है ना,
तो वो चुपचाप जाकर सबसे पहले परिवार के पास बैठता है, उनकी सुनता है, उनकी आवाज़ उठाता है, वहाँ जाकर प्रोपेगेंडा करता है, वहाँ जाकर न्यूज़ वालों को बुलाता है। लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, आप पूरे देश में देखिए ना, इसी को क्यों रोका जाता है हर जगह जाने से? किसी और नेता को क्यों नहीं रोका जाता? अच्छा, आपने एक ट्वीट किया था हाल ही में, आपने लिखा रोहिणी घावरी, उर्मिला सनावर, अंकिता भंडारी सबके जो अपराधी हैं वो जाटव नेता हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये अपराध का और जाति का क्या कॉम्बिनेशन है और इसको क्यों बैठाया जा रहा है? जब अपराध का और जाति का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो स्वर्ण समाज को जाति के नाम पर क्यों अटैक किया जाता है? वहां पर ये बात क्यों नहीं समझी जाती है कि सभी ब्राह्मण दोषी नहीं हो सकते, सभी स्वर्ण दोषी नहीं हो सकते? जब वहां पर ये एक एजेंडा फिट नहीं होता तो फिर यहाँ ये एजेंडा फिट क्यों हुआ? और ये देश का दुर्भाग्य है और हमारी जाटव समाज का दुर्भाग्य है, जिन्होंने इन नेताओं के ऊपर भरोसा करके इनको नोट वोट सपोर्ट सब दिया, और ये क्या कर रहे हैं? अपनी ही समाज की बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं, अपनी ही समाज की बेटियों को अपने शोषण का शिकार बना रहे हैं। तो क्यों नहीं विरोध करा जाना चाहिए? मुझे तो दुर्भाग्य लगता है, और मैं अपनी जाटव समाज के लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वो इसको समाज के उस पर ना ले कि मैं उस समाज से नफरत करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि समाज के नाम को खराब कर रहे हैं ऐसे लोगों का खुलकर विरोध किया जाना चाहिए। ये लोग समाज के नाम कलंक है। और सच्चाई है, क्यों जाटव समाज के नेताओं का ही नाम आया? जिस समाज का तुम खा रहे हो उसी समाज को तुम बदनाम कर रहे हो। हम्म, आपको सपोर्ट मिल रहा है क्या? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप इमोशनली कहीं ना कहीं टूटी भी होंगी। तो ऐसे में आपको समाज का सपोर्ट मिल भी रहा है, या फिर जो आप बातें कह रही हैं उसको आपका समाज भी नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि जिस तरह से अब वो चंद्रशेखर के करीबी हो सकते हैं, चंद्रशेखर के फॉलोअर्स हो सकते हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि आप सब ड्रामा कर रही हैं, आपको कुछ फुटेज चाहिए इसलिए कर रही हैं। चंद्रशेखर के सपोर्टर कौन है? आवारा, अनपढ़, गंवार, बेरोजगार युवा, और इससे ज्यादा कौन सपोर्टर है? कितने आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर, इंजीनियर दलित समाज के चंद्रशेखर के सपोर्ट में? आज तक आपने एक भी मीटिंग चंद्रशेखर को किसी डिप्लोमेट्स के साथ या समाज के वेल एजुकेटेड लोगों के साथ करते हुए देखा? उसकी रैलियों का हिस्सा कौन बनते हैं उसके? मैं तो खुलकर बोलती हूँ कि चंद्रशेखर आवाराओं का नेता है, जो समाज के अनपढ़ बेरोजगारों के पास कोई काम नहीं था उनको काम दे दिया इसके पीछे भागने के लिए। इससे समाज की तरक्की नहीं हो रही है। और रही बात समाज की, तो जो दलित समाज जो वेल एजुकेटेड है, जो समझदार है, जो मुद्दों को समझता है, जो बहन जी को सपोर्ट करता है, वो पूरा दलित समाज मुझे सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। और खुलकर वो लोग लिखते हैं, खुल के बसपा खुल के मेरे साथ खड़ी है, सबको हर तरीके से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन है? और ऐसा नहीं है, जाटव समाज के 80% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। ये 20% जो अनपढ़, जो बहन जी का विरोध करते हैं, वही मेरा विरोध कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, आपका दर्द, आपकी परेशानी जायज हो सकती है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की काट निकालने की क्या 27 में कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लग रहा है कि आपका सहारा लिया जा रहा है इसके लिए? जो व्यक्ति खुद समाज की एक अपनी ताकतवर महिला, संघर्षशील महिला को खत्म करने के लिए खड़ा हुआ था, वो आज हम्म, क्यों फड़फड़ा रहा है जब उसी के विरोध में दूसरे लोग खड़े हो गए? जैसी करनी वैसी भरनी, जो उसने खुद किया है वही चीज का शिकार अब वो खुद बनता जा रहा है। वो कौन सा इस समाज के, आज तक मैंने इस चीज को खुलकर कहा, कौन से एक पीड़ित परिवार को उसने न्याय दिलाया? मनीषा वाल्मीकि वाले मामले में खूब हाईलाइट बटोरी, खूब वहां पर उस परिवार से मिलने गया, उस परिवार के पास सोकर वहां जाकर मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि देखो मैं वाल्मीकि समाज का कितना हितैषी हूँ। मैं सांसद बनने के बाद एक बार भी उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गया? आज भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला। एक हफ्ते पहले मैंने उसके भाई से बात की, उसके भाई ने मुझे बताया कि कितनी बार उन्होंने प्रयास किया चंद्रशेखर को बुलाने का, ये उनका फोन तक नहीं उठाता है। जिस मामले से नेता बना है ये, जिस मामले से हमदर्दी बटोरी है इसने, ऐसा नेता है दलितों का? नहीं चाहिए हमको। हम्म। अच्छा, मायावती जी से आपकी बात हुई क्या कभी? नहीं, फोन पे कभी बात नहीं हुई मेरी। हम्म। मिलना चाहती हूँ, मैं मिलूंगी, मैं जब भी देश में आऊंगी जरूर मिलूंगी। हम्म। और अगर वो राजनीति में आने का आपको ऑफर देंगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे? साफ मना कर दूंगी। राजनीति में आने का 10 साल, अगले 10 साल तक मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कितना ही बड़ा लालच दे दे, राज्यसभा तक भेजने का ऑफर क्यों ना दे दे, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती।
बिल्कुल नहीं हम्म। आना चाहती। ये मेरा खुद का दृढ़ संकल्प है, क्योंकि मैं समाज के लिए पहले काम करना चाहती हूँ। एक निस्वार्थ भाव से उनके डेवलपमेंट के लिए, चेंज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए काम करना चाहती हूँ। कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए काम करना चाहती हूँ। अपने काम से अपने वर्चस्व, अपने नाम और अपने सम्मान को बढ़ाना चाहती हूँ। उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दलित समाज में एमपी एमएलए नहीं बनते, मुख्यमंत्री तक बनते हैं, लेकिन समाज को काम करने वालों की जरूरत है, और मैं काम से अपने समाज का दिल जीतना चाहती हूँ। हम्म। अच्छा, रोहिणी घावरी अ, के बारे में आप बात करते हैं। रोहिणी घावरी असल में किस दिन उनको ऐसा लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है, और जब हुआ ऐसा तो फिर आपने क्या चंद्रशेखर से बातचीत करने की कोशिश जाहिर तौर पर की होगी, उधर से क्या रिप्लाई आया? मैं उस दिन के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आप बताने में कंफर्टेबल हो, कि जब आपको ये पता चला कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, उस दिन क्या हुआ? देखिए, सांसद बनने के बाद ही इस आदमी के रंग बदल गए। उसके पहले तक ऐसा नहीं है। इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन में मैं साथ में थी, पूरा सपोर्ट किया। नगीना में लोग अपना कैंपेनिंग करके आते थे, रात में 2 बजे मुझे फोन करके सारी कैंपेनिंग, सारी कहानी बता। इलेक्शन के रिजल्ट तक भी हम लोगों की बात हुई। रिजल्ट के दिन आधे घंटे तक मुझे फोन किया और बात करके सब कुछ बताया कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ, हम दोनों की मेहनत रंग लाई और सारी चीजें। सब लोग जश्न मना रहे थे और वो व्यक्ति बंद कमरे में मुझसे बात कर रहा था। तो वो महत्व था तब तक। लेकिन हम्म। जैसे ही चुनाव जीतने के बाद में, जैसे ही रिजल्ट आता है, उसके बाद में वो देखता है कि मेरी शोहरत, मेरा नाम बढ़ा, तब इस लड़की की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि चुनाव हार जाता तो उसने ये बात कही थी कि चुनाव हार जाता तो मैं स्विट्जरलैंड में आकर तुम्हारे साथ में रहता, हम लोग अपनी अपनी नई जिंदगी जीते, क्योंकि मुझे उस वक्त तुम्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तो मुझे कहीं ना कहीं पपेट की तरह सिर्फ यूज किया गया है, एक ऑब्जेक्ट की तरह, कि बस हम्म। हाँ, हार गया तो मुझे कोई सहारा देने के लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, और जीत गया तो मेरी जिंदगी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी। हम्म। अच्छा, अब क्या कभी चंद्रशेखर की तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि आपने सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से तमाम सबूत रखे, आदमी राजनीतिक जीवन में जब होता है तो ये सोचता है कि उसकी छीछा लेदर ना हो, तो क्या कभी कोशिश की गई चंद्रशेखर की तरफ से कि आपसे बातचीत करें और इस मामले को, जो ये बहुत ज्यादा रायता फैल रहा है, इसको समेट लें? कई बार कोशिश की गई मैंने, लेकिन साफ तौर पर रिजेक्ट। कई बार पैसों का लालच दिया कि पैसे इतने ले लो, ये ले लो, इतने करोड़ रुपए लो, अपनी जिंदगी जियो। लेकिन इन पैसों की नहीं, पैसे मैं खुद कमा सकती हूँ, पैसों का मेरी जिंदगी में कोई महत्व नहीं। मैं सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हूँ, सम्मान के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। फिर शादी के लिए कहा कि हम शादी कर लेते हैं और हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो अब शादी का भी ऑप्शन नहीं रह गया। जिस व्यक्ति ने मेरे परिवार का, मेरा इतना अपमान किया, उसके साथ में जिंदगी नहीं जी सकती, शादी नहीं कर सकती। तो ये सारी कोशिशें और ये प्रयास तो कई बार किए। एक टीम बनाई है एससी एसटी की, जो समझौते कराती है, उन लोगों से मुझे कांटेक्ट कराया, उन लोगों के कई बार ऑफर कॉल आए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी लड़ना चाहती हूँ, मैं इस लड़ाई में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और ये न्याय की लड़ाई है। मैं समाज को, अपने देश को ये बताना चाहती हूँ कि हम लड़कियां, दलित समाज की लड़कियां यूज करने के लिए पैदा नहीं होती, कि कोई भी मर्द आकर हमको यूज एंड थ्रो करके इजीली चला जाएगा। हम लोग लड़ना जानती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करती हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकती हैं। जिसने हमारे साथ गलत किया उसको सजा मिलेगी। हम्म। तो आप सिर्फ ये चाह रही हैं कि चंद्रशेखर जेल चले जाएं तो आपको न्याय मिल जाएगा, मतलब आखिरी आपका जो मोटिव है वो क्या है? यही है? जेल जरूर जाएगा वो व्यक्ति, और जेल जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसने समाज के कई लोगों को धोखा दिया, जिसने समाज की कई बेटियों का इस्तेमाल किया, उनको धोखा दिया। ऐसा व्यक्ति, अगर मेरा सगा भाई भी अगर ऐसी कोई गलती करता है तो उसे भी मैं जेल भेजूंगी। चंद्रशेखर क्या, और चंद्रशेखर 2027 के बाद 100% जेल जाएगा। उसके सारे मामले खुलेंगे। सिर्फ 27 में बीजेपी को उसकी जरूरत है कि 10% वोट कहीं ना कहीं, हर हर सीट से 10-10 हजार। अच्छा, इसके पीछे भी मैंने इस खेल को भी समझा। आज उसको बीजेपी जेल में क्यों नहीं डालना चाहती, क्योंकि बीजेपी अगर उसको जेल में डालेगी तो हीरो बन जाएगा और हो सकता है 3-4 सीटें निकाल ले, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है, जो कि कोई भी नेता नहीं चाहता है। उसका वर्चस्व सिर्फ उतना रहेगा कि वो वोट काटता रहे पूरे प्रदेश में, और वो 10-10 हजार वोट काट कर वहीं पर उसी में सीमित होकर उनकी कठपुतली बना रहे। सिर्फ इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बात पूरा दलित समाज समझ चुका है कि उसको वोट देना, उसकी पार्टी को वोट देना मतलब अपनी समाज के साथ विश्वासघात करना है। रोहिणी जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो राजनीति है आपके सम्मान से, आपको न्याय दिलाने से वंचित कर रही है? क्या इस राजनीति पर कभी गुस्सा नहीं आता आपको, झुंझुलाहट नहीं होती? बहुत आता है, बहुत आता है कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो व्यक्ति सांसद है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो व्यक्ति नेता है। तो
देश के गृह मंत्री, मैं बार-बार उनका नाम इसीलिए इतने खुले तौर पे लेती हूँ क्योंकि जितनी कहानी मैं जानती हूँ, जितनी बार ये उनसे मिलने गया, मेरी आँखों के सामने गया, मेरे सामने गया। इस बाद में कुछ लोगों को मैंने खुद भेजा, तो उन्होंने खुद जवाब दिया क्योंकि बिना श्योरिटी के मैं ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, ना बोल सकती। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये मेरे लिए काम कर रहा है और जब तक मेरे लिए काम करेगा, इसको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये क्लियरली समाज को पता होना चाहिए कि बीजेपी की कठपुतली बन चुका है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा इसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए काम कर रहा है। हम्म। अच्छा, आखिरी में चंद्रशेखर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी 4 PM के इस मंच से? देखिए, चंद्रशेखर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज ने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया था। उसमें सच में एक नेता, एक योद्धा की तरह देखा था, लेकिन वो समाज की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। उसने अपने आंदोलन को बेचा है, अपनी समाज के विश्वास को धोखा दिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की जगह बहुजन आंदोलन में कभी नहीं बन सकती। ये पवित्र आंदोलन है, ये त्याग से बना आंदोलन है। इसमें हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन त्याग कर दिया। चंद्रशेखर ने आज तक कुछ भी त्याग नहीं किया इस समाज के लिए और ना ही कोई बलिदान दिया है। उसने अपनी ज़िंदगी बहुत मौज से काटी है, आज भी मस्ती से ज़िंदगी जी रहा है। उसने कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देखी। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज को एक ईमानदार नेतृत्व मिले, वो किसी के भी रूप में मिले। जी, रोहिणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो आरोप हैं, आप जिस दर्द से गुजर रही हैं उससे आप बाहर आए, और न्याय अगर आप चाहती हैं तो आपको न्याय मिले, और जो भी आपके मन में है वो हो। अब देखिए कानून व्यवस्था या फिर राजनीति किस तरह से हावी रहती है इस पूरे मामले पर, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप जो है अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, थैंक यू, ओके।